नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण इस पाठ की मैंने आपको जानकारी दी थी, कुछ बताया था मैंने आपको। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, जिन आवरणों के बीच हम घिरे हुए हैं इसे पर्यावरण कहते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि किन किन प्रकार के प्रदूषण होते हैं और ये किस कारण होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है जो हमें परेशान कर रही है तो वह है प्रदूषण। और मैंने आपको बताया था वायु प्रदूषण, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा समझाया था कि वायु प्रदूषण यानी क्या। वायु जो है यानी कि हवा, वो प्रदूषित होती है जो किस कारण होती है। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली जो गैसें यदि उचित मात्रा में न हो तो वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं होती है पर वह घातक भी होती है, यानी कि मार डालने वाली, जो जीवलेण साबित होती है। ये मैंने आपको पूरा यहाँ तक समझाया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इसे रोकना है तो क्या करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती है उसमें बारीक छिद्र होते हैं, रंध्र यानी छिद्र होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती है, जिनमें से सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो मैंने आपको बताया था। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जिसको आप कहते हैं, ये सजीव कोशिकाओं के द्वारा जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है यानी कि लाइट एनर्जी जो होती है उसकी वह रासायनिक ऊर्जा में उसे रूपांतरित करता है, यानी कि जो लाइट एनर्जी जो होती है उसको वह केमिकल एनर्जी में वह बदलती है। तो अभी आपको इसका मतलब भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये फिर से बताया है कि संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण यानी क्या कि जो सजीव कोशिकाएं होती है उनके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इससे बच्चों क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैसें बाहर निकलती है। और आप तो जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन अगर हमें अच्छे से मिले तो ही हम जीवित रह पाते हैं। जो हम सांस में लेते हैं, सांस में हम भरते हैं, ब्रीथिंग, तो हम क्या लेते हैं? शुद्ध हवा, ऑक्सीजन। तो हवा जो है, वायु जो है, वह पेड़ पौधों के कारण शुद्ध रहती है। यह जो प्रक्रिया है यह कौन करता है? पेड़ पौधे, हवा को शुद्ध रखने का काम। तो बच्चों, यहाँ पर यह पाठ मैंने आपको पूरा यहाँ तक समझाया था। वायु प्रदूषण के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया था। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि मानव जो है वह स्वार्थी बन जाता है। वह अपने स्वार्थ के लिए आगे कुछ सोचता नहीं है। बिना सोचे समझे वह कुछ गलत काम कर देता है, जैसे कि पेड़ों को काटना, फिर केमिकल का ज़्यादा यूज़ करना,
जिसके कारण जो वायु है वह प्रदूषित हो जाती है, ये हमें नुकसान करती है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी है, जैसे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। बड़े बड़े कल कारखानाओं की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग तथा रक्तचाप आदि के विभिन्न रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। तो बच्चों, वायु प्रदूषण जो है वह पेड़ पौधे के काटने से हो रहा है। मनुष्य जो है वह बिना सोचे समझे पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रण में नहीं रखा जाता है। और इसके पीछे और भी कारण है। आप देखते होंगे कि कारखाने में से फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पर जो चिमनियाँ होती है, जैसे यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, इनमें से ये जो धुआं निकलता है, यह धुआं जो है वह इतना खतरनाक होता है। यह जब हवा में, वायु में जब मिल जाता है तो इसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। और आप देखते होंगे कि आजकल ट्रैफिक की समस्या भी कितनी है। जहाँ देखो भीड़ भाड़ रहती है। लोगों ने आजकल इतना वाहन का जो उपयोग शुरू किया है, तो इन वाहनों के धुएं जो निकलते हैं उसमें से जो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जो धुआं निकलता है उसके कारण भी वायु प्रदूषित होता है। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम वाहन का यानी व्हीकल का यूज़ करना चाहिए जो वायु को प्रदूषित करता हो। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, तभी हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। और वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंसर, हृदय रोग तथा रक्तचाप आदि जो अलग अलग प्रकार की ये जो बीमारियां होती है वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो यह बीमारी को रोकने के लिए हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। तो बच्चों, अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण। विभिन्न उद्योगों, धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, आपने भी आते जाते हुए भी रास्ते में भी कई जगह पर आपने देखा होगा कि कितना गंदा पानी बहता रहता है। जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज होती है उनमें से जो रासायनिक पदार्थों की जो नदियाँ, जिसे नदी की तरह पानी निकलता है, उसमें से इतना गंदा उसमें से जो पानी बहता है वो सारा नदियों में जाकर के मिल जाता है। और इस कारण नदी का जो शुद्ध पानी होता है, जो स्वच्छ पानी होता है, वह भी प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मालवाहक जहाज़ों को समुद्रों में धोने से अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। और एक दूसरा कारण यह भी है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, ये जो जहाज जो है मालवाहक जहाज भी होते हैं, माल सामान जो ले जाने के लिए। तो कभी कभी वे क्या करते हैं कि इन बड़े बड़े जहाज़ों को वह समुद्र में धोते हैं। तो उनमें जो
अवेस्ट यानी कि जो बचा कुचा, जो बाकी जो पदार्थ होता है वह उस जल में मिल जाता है और इस कारण भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो बच्चों, आप लोग तो जानते ही है कि जल में कितने सारे, कई सारे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। तो जब जल प्रदूषित होता है तो वह केवल उनको ही नुकसान करता है ऐसा नहीं है, वह मानव जाति को भी असर करता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। जल प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आँखों से दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में वह दिखाई नहीं देती। तो बच्चों, जो जल प्रदूषण जो होता है यानी कि जल जो गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जो वाटर पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है कि जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिन गंदगी को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वह दिखाई नहीं देता है। प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि कितना बड़ा नुकसान होता है अगर जल प्रदूषित हो तो। जल के प्रदूषित होने के कारण उसके लगातार सेवन से, उसका यूज़ करने से कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जो होते हैं वह जन्म लेते हैं, यानी अनेक रोग होते हैं इसमें से। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है और फ्लोराइड से हड्डियों तथा दांतों का क्षय होता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है जल प्रदूषण के कारण। जल में रहने वाले जीव को तो नुकसान होता ही है, लेकिन वह मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी असर करता है और कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। ये मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं। तो ये इतने खतरनाक होते हैं, जल में यह कैडमियम, सीसा, पारा आदि जो पाए जाते हैं, यह मानव शरीर पर विषैला यानी कि जहरीला प्रभाव डालते हैं। यह बहुत ही घातक होते हैं। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द एवं गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके कारण हमारा स्वास्थ्य जो है वह खराब हो जाता है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती है, विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि दोष। तो बच्चों, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भूमि प्रदूषण। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि मिट्टी, सॉइल में अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के लवण, खनिज यानी कि मिनरल्स, कार्बनिक पदार्थ, गैसें, जल सभी एक निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित प्रमाण में होते हैं। लेकिन जब इसमें परिवर्तन होता है तो भूमि प्रदूषित हो जाती है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों
तथा कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। और क्या होता है कि खेतों में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, बढ़ाने के लिए जो किसान होते हैं वह अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों को और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसको यूज़ करते हैं। इसके कारण जो मिट्टी होती है वह प्रदूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रदूषण प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि कूड़े करकट के फेंके जाने से बढ़ रहा है। फलस्वरूप नाना प्रकार की जानलेवा बीमारियां, लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन तथा अपंगता आदि भयावह रूप धारण करती जा रही है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि भूमि प्रदूषण किस प्रकार होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण तत्व, खनिज तत्व होते हैं। लवण, कार्बनिक पदार्थ, गैसें, जल, यह सभी एक निश्चित मात्रा में होते हैं। लेकिन जब कभी इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे भूमि प्रदूषित होती है। और भूमि प्रदूषण के और अनेक कारण भी है, जैसे कि प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि। और ऐसे कई जो कूड़े करकट जब फेंकते हैं लोग, इस कारण भी भूमि जो होती है वह प्रदूषित हो जाती है। और भूमि प्रदूषण के कारण कई बीमारियां होती है, जैसे कि लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन यानी स्किन की जो जलन होती है, तथा अपंगता। यानी आप देखते होंगे कई बार विकलांग को भी आप देखते होंगे, यह भयारूप धारण करती जा रही है। आप देखते होंगे कि आजकल ये जो सारी बीमारियां हैं ये अधिक लोगों में पाई जाती है। और इसका कारण यही है कि प्रदूषण। और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि भूमि प्रदूषण जो है वह किस कारण होता है और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण। आवश्यकता से अधिक तीव्र आवाज़ होना अथवा शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर बहुत ही नॉइज़ हो एकदम से, तो ये जो शोर शराबा अधिक मात्रा में जो नॉइज़ होता है, इससे प्रदूषण होता है और इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी आवाज़, साउंड। ध्वनि प्रदूषण हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु यह बहुत खतरनाक माना जाता है। शहरों के साथ साथ गांवों में वाहनों के बढ़ते प्रयोग, टीवी, रेडियो और लाउडस्पीकरों को तेज आवाज़ में चलाए जाना, आतिशबाजी करना तथा हो हल्ला आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली पे लोग जो पटाखे जलाते हैं, और कितने सारे ऐसे पटाखे होते हैं कि जिसकी आवाज़ इतनी तेज होती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो आवाज़ होती है, फिर लाउड स्पीकर, रेडियो की जो तेज़ आवाज़ें होती है, टीवी की जो वॉल्यूम तेज जो आप सुनते हैं उससे, वाहनों की आवाज़, इनके कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि की माप डेसिबल इकाई में की जाती है। आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ध्वनि की माप डेसिबल इकाई में की जाती है। अगर आप 45 डेसिबल तक की ध्वनि, अगर आप उसमें रहते हैं, उस बीच अगर उतने माप की जब आप ध्वनि के बीच रहकर उसे सुनते हैं,
तो यह जो ध्वनि है वह मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती, किंतु इससे तेज ध्वनि होने पर हमें बहरापन, हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां हो जाती है। अगर 45 डेसिबल से अधिक मात्रा में तेज ध्वनि हो तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि इससे क्या होता है, बहरापन आ जाता है, कम सुनाई देने लगता है, हृदय संबंधी विकार होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर अनिद्रा जिससे नींद भी ठीक से नहीं आती है, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां होती है। और यह ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है जब आप 45 डेसिबल से भी अधिक मात्रा में तेज ध्वनि जब आप सुनते हैं, इस बीच आप रहते हैं, तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। 130 डेसिबल से अधिक की ध्वनि से कान के पर्दे फटने तथा पागल होने का भय उत्पन्न हो जाता है। तो अगर 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि अगर आप सुनते हैं, इस बीच अगर आप रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि कान के जो पर्दे होते हैं वह फटने और पागल होने का भी भय उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य कुप्रभाव जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, सर्दी अथवा वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटने तथा भूकंप आदि आपदाएं आती है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। और आप जैसे देखते हैं कि जो नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये भी हमें नुकसान करते हैं। इसके कारण भी असंतुलन हो जाता है, जैसे कि अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक मात्रा में वर्षा या तो सूखा, बाढ़ आ जाना, समुद्री चक्रवात, बादल फटना, भूकंप आदि ये जो सारी आपदाएं हैं, इसके कारण भी पर्यावरण जो है वह असंतुलित हो जाता है। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है। हमें ही इसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि अगर इन बीमारियों से हमें बचना है, हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और न दूसरों को गंदगी फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मलमूत्र विसर्जित न करें। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। हम यह संकल्प लें कि प्रत्येक शुभ अवसर हो एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। तो बच्चों, अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इधर उधर कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन हमें साथ में यह भी ध्यान रखना है कि दूसरों को भी गंदगी फैलाने नहीं देना चाहिए। और हमारे आसपास में जो नाला जो बहता है उसको साफ रखना चाहिए और खुले में मल मूत्र को विसर्जित नहीं करना चाहिए। साथ साथ में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता है। लगाने के बाद उसका ध्यान भी रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, नियमित रूप से उसमें खाद पानी आदि देना चाहिए।
प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो हमें प्रदूषण रोकने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इसको किस तरह से रोका जाता है, उसमें हमें पूरा सहयोग देना चाहिए। लेकिन साथ साथ आजकल जो आबादी जो बढ़ रही है, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, उसके ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए। इस बढ़ती हुई आबादी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा मानव बस्ती होगी, उतनी ही हमें अधिक वस्तु भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें सारी सामग्री चाहिए और भूमि भी चाहिए। इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है और यह सब सामग्री की आवश्यकता के कारण जो वन है, जंगल है, आजकल उसे काटे जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए। जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए वनों को नष्ट कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। और इसी तरह से अगर जनसंख्या पर नियंत्रण करें तो इससे प्रदूषण की समस्या भी काफ़ी हद तक स्वयं ही सुलझ जाएगी। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पर यह जो पूरा पाठ है वो पूरा समझा दिया है। इसकी जो एक्सरसाइज है वह मैं आपको दूसरे वीडियो में करवाऊँगी। और यहाँ पर जो अभी शब्द के जो अर्थ है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पर्यावरण यानी कि वातावरण, एनवायरनमेंट। अपार, जिसका पार न हो। जनित, जन्मा हुआ। अवलंबित, निर्भर, टिकी हुई। प्रदूषण, दूषित करना, दोषयुक्त बनाना। असंतुलन, भार या महत्व में असमानता, घातक, मार डालने वाला। रंध्र, छेद। स्वार्थ, अपना हित, विकार, दोष, संकल्प, पक्का इरादा। अवशिष्ट, बचा हुआ, बाकी, विसर्जित, विसर्जन किया गया। पर्याप्त, काफ़ी, यथेष्ट यानी कि सफिशिएंट। तो बच्चों, ये जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और आज मैं आपको यहाँ पर यह जो स्पीकिंग स्किल वाले जो प्रश्नों के उत्तर है ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले CW लिखेंगे और आप डेट लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आज हम किस समस्या से परेशान हैं? उत्तर, आज हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। प्रश्न 2, पेड़ पौधे हमारे लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन। नंबर 3, सांस संबंधी रोगों का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वायु प्रदूषण। तो बच्चों, मैंने अभी आपको यहाँ पर यह जो 3 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं स्पीकिंग स्किल वाले, यह भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।